इसरो के द्वारा एक और बड़े माइलस्टोन को पूरा किया गया है। रिसेंटली इसरो ने अपनी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था और जिस रॉकेट के माध्यम से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था उस रॉकेट को इसरो ने स्पेस से वापस उसकी री एंट्री एटमॉस्फेयर के अंदर करवा ली है। इस पूरी डेवलपमेंट के दो इंपॉर्टेंट मायने हैं। नंबर वन, ये वाला रॉकेट अब आपको स्पेस में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि इसका कोई भी डेब्रिस, इसका कोई भी मलबा अब हमें स्पेस में देखने को नहीं मिलेगा। एंड नंबर टू, क्योंकि हमने इसकी सक्सेसफुल री एंट्री को एटमॉस्फेयर में करवा लिया है, इसका मतलब ये भी है कि अब हमने टेक्निकली जो जीरो डेब्रिस का मिशन है उसको भी दोस्तों एकम्प्लिश कर लिया है। आप लोग देख पाएंगे कल रात को ही ये खबर सामने आई है, अनदर माइलस्टोन, इसरो रॉकेट एकम्प्लिशेस जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस मिशन। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट मानी जाती है, बिकॉज ये वाला जो टास्क है इसको टेक्निकली पूरा करना बहुत ही चैलेंजिंग माना जाता है। इसमें कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड ट्रेजेक्ट्री, मतलब मान लीजिए जब आप अपने रॉकेट को वापस उसकी री एंट्री करवा रहे हैं, मान लीजिए कि वो एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो ना करे, तो उस केस में वो धरती पर कहीं पर भी लैंड कर सकता है, और अगर कहीं पर भी लैंड करता है तो लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। उसके अलावा रॉकेट्स के अंदर कई सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, मान लीजिए वो री एंट्री के टाइम पे कहीं पर वो ब्लास्ट हो जाए, कहीं पर वो फट जाए और उसके जो मटेरियल्स है वो कहीं पर अगर बिखर जाएं तो उस केस में वो रेडियो एक्टिविटी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। सो इस तरह के कई सारे चैलेंजेस यहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की री एंट्री को करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क माना जाता है। इसी के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन से रॉकेट को हम लोग वापस लेकर आए हैं, हाउ वाज द रॉकेट ब्रॉट डाउन, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड इसरो के द्वारा इस कंट्रोल्ड री एंट्री को क्यों अटेम्प्ट किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हमारे अनअकैडमी के अब ऑफलाइन सेंटर्स भी आ चुके हैं, जिसमें से नई दिल्ली में करोलबाग में सेंटर आ चुका है, उसके साथ नई दिल्ली में मुखर्जी नगर में सेंटर आ चुका है जहाँ पर आपको हिंदी माध्यम में कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं, और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारा सेंटर आ चुका है। इन सभी सेंटर्स में आपको फाउंडेशन प्रोग्राम्स 2025 एवं 2026 के अभ्यर्थियों के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। एनरोल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक बिटली लिंक पे आपको दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है, अपना नाम भरना है, अपनी डिटेल्स भरनी है और जो भी डाउट है उसको भरिए। एंड हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी सो दैट आपको डिस्काउंट्स तो अवेलेबल करवाए ही जा सके, लेकिन साथ में जो भी आपको काउंसलिंग है, जो भी आपको गाइडेंस है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा सके। ऑल राइट, सो आज से 2 महीने पहले की बात है, आप सभी को मालूम होगा जब ये नए साल की शुरुआत हुई थी, इसरो के द्वारा एक्सपोसैट वाली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था और हमने इस पर्टिकुलर सैटेलाइट में साथ में 10 और पेलोड्स को भी लॉन्च किया था। ये 1 जनवरी को हमने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। एंड ये वाली जो एक्सपोसैट सैटेलाइट थी, इसमें हमने जिस पर्टिकुलर रॉकेट का इस्तेमाल किया था वो था PSLV C58, जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट्स माना जाता है PSLV। उसकी मदद से हमने इन सैटेलाइट्स को 10+1 सैटेलाइट्स को लॉन्च करवा दिया था। इसरो ने इसको लेकर अपडेट दिया, द मिशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज पेलोड्स वर मेट इन अ मंथ। एंड क्योंकि इनके जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स थे ये अब पूरे हो चुके थे, मतलब कि हमारे PSLV का काम भी अब पूरा हो चुका था, इसीलिए हमने PSLV के C58 का जो री एंट्री है उसको यहाँ पे प्लान करना शुरू कर दिया था। इसरो ने कल यानी कि मंडे को अपडेट दिया कि उसका जो PSLV व्हीकल है, इट हैज़ नाउ एकम्प्लिश्ड जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस मिशन। एंड इसी को उन्होंने खुद ही बोला कि ये इसरो के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा रहा है। ये वाला जो मिशन है 21 मार्च को पूरा किया गया था, जब PSLV का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल उसने बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एक री एंट्री ले ली थी। नाउ ये कैसे किया गया, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रॉकेट के अंदर हम लोग जो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो मेनली हम लोग उसको टेक ऑफ करवाने के लिए और उसके बाद ऑर्बिट में उसको स्टेशन करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसरो ने यहाँ पे क्या किया कि कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल को भी रखा हुआ था, सो दैट कल को जब वो रॉकेट का काम पूरा हो जाएगा तो उस रॉकेट को वापस
वापस हमें धरती पर भी लेकर आना है। इसीलिए यहाँ पर 100 to 120 kgs के आसपास का एक्स्ट्रा फ्यूल यानी कि रिजर्व फ्यूल रखा जाता है, जो कि हम लोग वहाँ पर उसी रॉकेट के अंदर पहले से ही ऐड ऑन कर देते हैं। और उस रिजर्व फ्यूल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो आपका रॉकेट है उसके ऑर्बिट को पहले नीचे लाने का प्रयास करते हैं, मतलब कि धरती के नज़दीक लाने का प्रयास करते हैं। और जब वो धरती के नज़दीक आता रहता है तो धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो री एंट्री कर लेता है। ये जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया, इसको कंट्रोल्ड री एंट्री कहा जाता है। इसके तुलना में एक होती है अनकंट्रोल्ड री एंट्री, जिस केस में जो सैटेलाइट्स हैं उसको धरती का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो खुद ही खींच लेता है, लेकिन क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड री एंट्री होती है तो उस केस में जो सैटेलाइट या फिर रॉकेट है, क्योंकि वो खुद ही अंदर आ रहा है तो कहीं पर भी गिर सकता है, कहीं पर भी उसका जो आपको मलबा है वो धरती पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर क्योंकि ये कंट्रोल्ड री एंट्री हुई थी, इसरो ने एग्जैक्टली बताया है कि जो रॉकेट जिसको कि हम लोग वापस धरती में लेकर आए हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो भी कहाँ देखने को मिला। आप देख सकते हैं ऑर्बिटल एल्टीट्यूड ऑफ द अपर स्टेज कंटिन्यूड टू डिके एंड स्पेसिफिकली बताया गया है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव इम्पैक्टेड द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, जिसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का लोकेशन भी दिया गया है और टाइमिंग भी मेंशन करी गई है कि 21 मार्च को शाम को 7:30 बजे के आसपास हमें वहां पर इसका जो इम्पैक्ट है ये देखने को मिला है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसरो के द्वारा इतने चैलेंजिंग प्रोसेस को आखिरकार अटेम्प्ट क्यों किया गया। देखिए, सैटेलाइट्स को या फिर रॉकेट्स को जब भी हम लॉन्च करते हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस जो ऑर्बिट्स हैं वो कौन से होते हैं। एक होता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा होता है आपका जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट धरती से थोड़ी ऊंचाई पर होता है और जियो सिंक्रोनस वाला धरती से काफ़ी ऊंचाई पे देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 36,000 की ऊंचाई पे देखने को मिलता है। नाउ जो तो लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट्स होती हैं या रॉकेट्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जनरली जो कंट्रीज़ होती हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूल रिजर्व्स को मेंटेन करती ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर आपको स्पेस डेब्रिस देखने को मिलता रहता है और ये स्पेस डेब्रिस भारी मात्रा में इकट्ठा होता रहता है। देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। मान लीजिए आपने किसी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में स्टेशन किया है। नाउ ऑब्वियसली वहाँ से तो वापस लाना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर जनरली क्या किया जाता है कि जो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होती हैं उनको विद टाइम, जब उनका ऑपरेशनल टाइम ख़त्म हो जाता है तो उनको विद टाइम एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में मूव कर दिया जाता है। तो उनको वापस लाने की बजाय उनको वहीं पर एक ऑर्बिट बना हुआ है जहाँ पे डेड सैटेलाइट्स को रखा जाता है। ये वाली आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये धरती का गोला है दोस्तों, तो यहाँ से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, ये आपका GEO है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और उससे भी 300 किलोमीटर की और ऊंचाई पे आपको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली आप उन डेड सैटेलाइट्स को स्टेशन करवा देते हैं। लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया ये तो केवल जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स के लिए होता है। दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स के लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब जैसे बहुत सारे यहाँ पे सैटेलाइट्स इकट्ठे हो चुके हैं, जब बहुत सारे सैटेलाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं, मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट है जो कि तेजी से मूव कर रही है, मान लीजिए कि कोई रॉकेट है जो कि तेजी से मूव कर रहा है, और बीच में कोई ऐसी सैटेलाइट है जो कि डेड हो चुकी है, नॉन ऑपरेशनल हो चुकी है। ऐसे केस में पैदा हो सकता है समथिंग कॉल्ड एज द केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम में क्या होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ में टक्कर मारती है और जब वो टक्कर मारना शुरू करती है तो उस टक्कर से और भी कोलिजन्स आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसमें कि नॉन स्टॉप कोलिजन्स आपको स्पेस में देखने को मिलेंगी। और इसी फिनोमिना को, इसी चीज़ को केस्लर सिंड्रोम कहा जाता है। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, बिकॉज उस केस में मान लीजिए सैटेलाइट्स जो हैं उनका रास्ता चेंज हो गया, उनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई, तो उस केस में जो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं जो कि सैटेलाइट्स हमारे लिए पूरी कर रही होती हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो क्योंकि हमें स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर करना था, क्योंकि हमें मेक श्योर करना था कि ऐसी केस्लर सिंड्रोम जैसी मुसीबत ना खड़ी हो, इसीलिए इसरो के द्वारा बेसिकली उस सैटेलाइट को, उस रॉकेट को वापस धरती के अंदर लाया गया है। नाउ ये करके इसरो ने 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को एकम्प्लिश कर लिया है। नंबर 1
क्योंकि एक्सपोसैट मिशन के साथ जो 10 और एडिशनल सैटेलाइट्स को भेजा गया था दोस्तों, वो छोटी छोटी सैटेलाइट्स थी जो कि कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, कुछ स्टार्टअप्स, कुछ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ के द्वारा भेजी गई थी। तो इसरो ने ये बोल दिया है कि अगर किसी को कोई सस्ती सैटेलाइट भेजनी है तो हम आपको हेल्प करने को तैयार हैं। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, क्योंकि हम लोग रॉकेट को, सैटेलाइट को वापस ले आए हैं, इसका मतलब ये भी है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये अब स्पेस फ्रेंडली एक्टिविटीज़ बन चुकी हैं। मतलब कि हम लोग वहाँ पर जो है कोई भी मलबा इकट्ठा नहीं करवा रहे। नंबर 3, कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स या स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनको भी पुश करने के लिए इसरो का ये वाला कदम बहुत ही शानदार माना जा रहा है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट अचीवमेंट जो कि इसरो के द्वारा हमें यहाँ देखने को मिली है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हम लोग कुछ पॉडकास्ट लेकर आए हैं, जिनको कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए। इससे आपको काफ़ी सारे लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स जानने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।